नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी, क्राइम की रियल स्टोरी लेकर के आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ। एक पति जो होता है वो बिस्तर पर जाकर के लेट जाता है और जो है उसकी पत्नी जो है वो घर गृहस्थी का काम कर रही होती है और पति जो है उसका बेसब्री से बिस्तर पर लेट के इंतजार कर रहा होता है कि कब वो गृहस्थी का काम निपटा के आए और हम उससे बातों का सिलसिला शुरू कर सकें। तो जब काफ़ी देर तक पत्नी काम करती रहती, गृहस्थी के जो भी उसके काम होते शाम को वो फिनिश करने के बाद जो है वो बिस्तर पर आती है और बिस्तर पर आने के बाद जो है उसका पति उसको पूछता है कि हमें आपसे एक बात पूछनी है और जो बात पूछनी है वो आपको सच सच बतानी है। पति दोबारा से इसी बात को रिपीट करता है। पत्नी जो है कहती है कि हमको क्या पूछना है, तो पति फिर कहता है जो मुझे पूछना है वो आपको सच सच बताना होगा और आप ज़्यादा न बताओ, हाँ ना में भी उसका उत्तर दे सकती हो। तो पति फिर पूछता है, पत्नी कहती हाँ मैं आप बताओ, मैं सच सच बताऊंगी। तो पति पुनः फिर दोबारा से एक ही बात को रिपीट करता है कि जो बताओगी वो सच सच बताओगी, झूठ तो नहीं बताओगी। जब पत्नी आश्वासन दे देती है कि हाँ मैं जो बताऊंगी बिल्कुल सच बताऊंगी तो उसे भरोसा हो जाता है। भरोसा होने के बाद वो पति जो है वो पूछता है कि तुम्हारा किसी से अफेयर तो नहीं है। और जब ये बात पत्नी सुनती है तो एक पति को कैसे भी बता सकती है, लेकिन वो शर्मा जाती है, सकुचा जाती है और उसका जो हाथ में हाथ पकड़े था पति वो छिटक के जो है दूर हटती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है कि हमसे ऐसी तरह की बात करने में। पति कहता है बात शर्म की नहीं है, बात किसी की इज्जत की है। तो पत्नी चली आती, तो पत्नी मतलब करवट में जाती है। पति पुनः फिर उसको उकसाता है और पुनः पूछता है कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है, तभी सोना है जब बात का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर वही बात का जवाब आता है, फिर प्रश्न होता है कि आपका किसी से अफेयर है कि नहीं है। वक्त जब बढ़ता है, शाम बढ़ जाती है तो पत्नी को भी नींद आती है और उसे भी नींद आने लगती, लेकिन वो सोने नहीं देता है। फिर पूछता है मुझे जरूर बताना होगा कि आपका किसी से अफेयर है अथवा नहीं। अब जो पत्नी है वो बार बार एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो कहती है हाँ मेरा इस गांव में जो भोगना गुर्जर है उससे अफेयर चल रहा होता है। अब जब ये बात पति सुनता है तो बेइंतहा उसको अंदर से क्रोधित हो जाता है, उसको गुस्सा आती है। और जब वो गुस्सा आती है, हालांकि वो पूरी सोता है, सोने की कोशिश करता है, मगर उसको जो है नींद नहीं आ रही होती है। अब वो पूरी रात करवटें बदलता रहता है। अब जब करवटें बदलता रहता है, सवेरा होता है। जब सवेरा जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जो सवेरे हुआ। उसके बाद जो है वो जो कुछ भी हुआ है वो मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस के बाद वो मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जब जाता है तो उसके जो जज होते हैं वो फैसला लिखते हैं और उस फैसले में कहते हैं इस शख्स को जो है तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। अब दोस्तों ये सब जानने के लिए आखिर हुआ क्या था, मामला क्या था, ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज में लगातार बने रहिए। और बार बार एक रिक्वेस्ट है, इस YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो कहानी है राजस्थान में, राजस्थान प्रदेश की है। राजस्थान प्रदेश में एक ज़िला होता है, उस ज़िले का नाम होता है बूंदी। और जो बूंदी ज़िला होता है उसके एक थाना जो पड़ता है उस थाने का नाम होता है डाबलाना। थाना जो है डाबलाना होता है और उसके जो SHO होते हैं उनका नाम होता है दुर्गा शंकर। डाबलाना थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, उस गांव का नाम होता है फजलपुर गांव की ये घटना है। और ये इस गांव में जो है एक
भैरव सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है। और जब वो शख्स रहा करता है तो वो जो है अपनी पत्नी को पूछता है, और यही जो मैंने बात बताई, जो पूछता है कि आपका कभी किसी से लव अफेयर है, तो वो जो है पत्नी, जब बार बार पूछा जा रहा था और वो उसके मुँह से सच निकल भी जाता है और जब सच निकल जाता है तो करीब सवेरे का वक्त रहा होगा, फजलपुर में 11 साढ़े 11 बजे होंगे। जो भैरव सिंह नाम का शख्स है, यानी उसका जो हस्बैंड है, वो जो है एक नंगी तलवार लेकर के जो है आ रहा होता है। उसकी पत्नी जो पत्नी जो उसकी जो है दीवार पर कुछ ईंटें रख करके उस दीवार को ऊंचा कर रही होती है, जिससे जो है किसी को मेरा घर मेरा आंगन दिखाई ना दे। तो जो पत्थर रखती है, ईंटें रखती है, उसके बाद उस पर लेस करती है। लेस करने के बाद फिर रखती है। ये काम का सिलसिला, वो इतने काम में मगन होती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये वो जो है नहीं समझ पाती है और नहीं वो सोच पाती है। उसकी गर्दन कुछ ऊंची होती है, ऊंचाई की वजह से। तो जो शख्स आ रहा होता है वो आकर के उस महिला पर मतलब इतनी तेज जोरदारी से प्रहार करता है जो कि उसकी गर्दन कट के अलग हो जाती है, सिर अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाता है। जो महिला मरी है उस महिला का नाम होता है काजोड़ बाई है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। दोस्तों, जब उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और जो आदमी मारने वाला है वो वहाँ पर उसका 2 साल का बेटा भी खेल रहा होता है और एक 14 साल का भी बेटा होता है। तो 2 साल का बेटा तो कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन 14 साल का जो लड़का है उसकी जो है उसका नाम जो है नंद किशोर हुआ करता है। और नंद किशोर की जो है उसमें चीख निकल जाती है और वो बचाने की भी कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो सब चीखना चिल्लाना सारा व्यर्थ जाता है। और व्यर्थ ही नहीं जाता है जब तक वो कुछ सोचता और कुछ समझता, तब तक गर्दन को तलवार का प्रहार जो है उसकी शरीर पर, उसकी गर्दन पर होता है और वो तब तक प्रहार करता रहता है। 14 साल जो लड़का होता है, जो नाम बताया मैंने अभी, उसकी जो है मौत हो जाती है। नंद किशोर नाम के बच्चे की मौत हो जाती है। जो 2 साल का बच्चा है वो तो कुछ जानता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है। आखिरकार वो शख्स जो है 2 साल बच्चे के भी प्रहार करता है और प्रहार करने के बाद जो है उसको भी जो है मौत के घाट उतार देता है। अब 7 साल की जो उसकी बेटी है, उस बेटी का नाम होता है हंसाबाई। अब वो हंसाबाई पर भी प्रहार करता है और हंसाबाई बेटी को भी मार देता है। और 8 साल का जो एक बेटा होता है उसका नाम नथु होता है, उस नाथू को भी वो मार देता है। अब 4 साल की जो बेटी है उसका नाम जो है मनराज बाई, और मनराज बाई को भी वो इसी तरह से वहाँ पर भी कत्ल कर देता है, यानी वो मार देता है। अब जो उसका एक बेटा होता है, तो छोटा वाला बेटा होता है जिसका नाम जो है महाराज होता है, जिसका नाम छोटू होता है। वो छोटू है, एक महाराज नाम का जो है छोटू महाराज पड़ोसी होते हैं, वो देखते हैं और उसी के नीम के पेड़ के नीचे वो उसका जो बालक होता है 8 साल का, वो उस पर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छुपना भी व्यर्थ जाता है। और व्यर्थ क्या जाता है, वो उसे देख लेता है और देखने के बाद वो तलवार से उसको भी उड़ा देता है, यानी उस पर को भी वहाँ पर ही मर्डर कर देता है। उसकी जो सबसे बेटी छोटी रह जाती है, वो भी जो है ये मंजर जब देख रही है, अपने पापा उसके हाथ में तलवार देख रही है, तो वो एक वो हैंडपंप लगा होता है, वो हैंडपंप से छुपने की कोशिश कर रही होती है। बच्ची तो बच्ची है, वो समझती है मैं यहाँ छुप जाऊंगी, लेकिन वो शरीर तो दिखाई दे रहा होता है। वो आता है और आने के बाद वो उस पर भी प्रहार करता है और प्रहार करने के बाद वो उस पर भी मतलब उसकी भी मौत कर देता है। जब अब ये 6 कत्ल हो गए हैं, 6 कत्ल करने के बाद वो सफ़ेद शर्ट सफ़ेद कमीज पहने होता है और सफ़ेद ही धोती पहने होता है। तलवार खून से सनी होती है और कुछ ब्लड जो है
कुछ खून है उसके शरीर पर भी लग गया होता है। अब जो लोग 11:30 बजे का ये मंजर है जो लोग देखते हैं, वो देखने के बाद वो शन्न रह जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन जो उसकी भाभी होती है, रमाबाई होती है, वो रमाबाई जरूर जब हंसाबाई को मार रहा होता 7 साल की बेटी को, तब वो जरूर मना करती है, बेटा इसको मत मारो और इसमें क्यों मार रहे हो, क्यों प्रहार कर रहे हो, लेकिन वो मानता नहीं है। ये और उस रमाबाई से भी कुछ कहता नहीं है। अब मर्डर करने के बाद वो तलवार हाथ में लेता हुआ जो है खून से सनी हुई वो अब जो है गलियों में चल देता है। लोग उसके पीछे हैं और देखते हैं कि अगला कदम इसका क्या है, अब ये किसे मारेगा, ये क्या कदम उठाने वाला है। तो वो जो है जाते जाते धीरे धीरे जाता है और जाने के बाद जो है वहाँ एक थाना होता है, फजलपुर बताया, थाना का नाम जो मैंने बताया है डाबनाला। डाबनाला थाने में जाता है और डाबनाला थाने में जाने के बाद वहाँ दरवाजे पर खड़ा होता है। खड़े होने के बाद आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाने के बाद कहता कोई अंदर है अथवा नहीं है। तलवार हाथ में होती है, खून से शनी हुई होती है। तो और वो कहता है हाँ मैंने 6 कत्ल कर दिए हैं और मैं अपने को सरेंडर करने आया। तो जब ये संतरी आवाज़ को सुनता है तो वो भी घबरा जाता है और देखता है वास्तव में उसके हाथ में तलवार है। तो वो और लोगों को सूचना करता है तो काफ़ी पुलिस फोर्स आ जाती है, उसे धीरज बनाती है, उसे पानी का गिलास पानी पीने के दिए जाता है और उसको कहा जाता है जो कुछ कहना है आप अंदर चलिए। उसे थाने में बैठाला जाता है और उससे वार्तालाप चल ही रही होती है। तब तक उस गांव का एक आदमी जो है फजलपुर का एक आदमी दौड़ता हुआ हाँपता हुआ आता है और आने के बाद बताता है साहब बहुत जल्दी से चलिए, हमारे गांव में जो है 6 कत्ल हो गए हैं और जो है किसी ने मर्डर कर दिए हैं। इधर वो अपनी बात सरेंडर करने आया होता है, दूसरा गांव का आदमी आया होता है। तो वहाँ उसमें जो थाने में एक तरह से ऊहापोह की हलचल की स्थिति हो जाती है और वो कहते हैं अब जल्दी जल्दी से चलना होगा। तो पुलिस फोर्स तैयार होता है। हरिशंकर मैंने बताया एसएचओ होते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं। गाड़ी लेने के बाद फॉरेंसिक टीम जो भी हो सकता है जो आजकल होता है वो सारे सिस्टम को लेकर के जो है वो घटना स्थल पर फजलपुर गांव में आते, घटना स्थल पर आते। जब सबसे पहले आंगन में जाते हैं, आंगन में जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो है 4 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। रमाबाई की पड़ी है और दो बेटियां एक बेटी की पड़ी है। और फिर बाहर निकलते हैं तो एक की मौत जो बेटे की जो नीम के पेड़ से होती है और एक की जो है मौत नल के पास हैंडपंप के पास होती है। 6 लोगों को जो 6 कत्ल हुए हैं इसमें बेटा बेटी भी शामिल हैं। 2 साल से लगा करके 34-35 साल तक की उसकी पत्नी की उम्र जो है लगभग 30 साल है। तो 2 साल से 30 साल के बीच में 6 उसने कत्ल कर किए हैं। उनका जो है बॉडी को सील किया जाता है और सील करने के बाद पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा बनाने के बाद जो है उनको पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया जाता है। अब ये जो सिस्टम बना और वो सरेंडर तो उसने कर ही दिया था, अब उसको आराम से इत्मीनान से पूछा जाता है। तो जो पूछने के बाद जो कहानी बन के आई वो कहानी ये थी, उसने बताया कि मेरे गांव में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, चुनाव पंचायत होते हैं, उसमें मैं निकल रहा था। वहाँ कुछ लोग 3-4 बैठे थे। वो 3-4 लोग कहते हैं कि इस साल का चुनाव काजोल राजपूताना घर से ही जीतेगी। चूंकि राजपूत परिवार ये 2 ही होते हैं, एक का नाम जो है भैरव होता है और दूसरे भाई का नाम जो है राम, कुछ भी रख दो, दूसरे भाई का रमेश नाम होता है राजपूत। तो इन्हीं 2 भाई और उसी की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही होती है, भैरव सिंह की काजोल बाई। तो जो लोग बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं कि अब की बार पंचायत जो है चुनाव जो है जो राजपूत परिवार से ही पत्नी जीतेगी। तो दूसरा पूछता है ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है। तो वो बताता है कि इस महिला के जो है कई लोगों से संबंध हैं और इन संबंधों की वजह से उसे कोई चुनाव हरा नहीं सकता है। तो ये बात जो है उस पति सुन लेता है और जब भैरव जी सुनता है, वो अब पुलिस को बता रहा है, तो मुझे
आँखों पर कानों पर विश्वास नहीं होता है, और विश्वास नहीं होता है। मैं घर पर आता हूँ, वो पूरा दिन मुझे मुश्किल से कटता है, और जब शाम हो जाती है तो मैं अपनी पत्नी को पूछता हूँ कि तुम्हारा किसी से अफेयर है अथवा नहीं है। लेकिन जब मैं कई बार पूछता हूँ तो हमारी पत्नी बताती है, और बताती है कि हाँ, जो हमारे गांव का वो भैरव नाम बताया अभी, वो उससे जो है हमारे संबंध हैं। और जब वो संबंधों को खुलासा करती है तो साहब उसकी बेवफाई में हमें इतना क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि फिर मैं जो है मेरे पास कोई उपाय नहीं रहता है। और मैं तो यहाँ तक शंका करता हूँ कि जो मेरे ये बच्चे जो हैं वो मेरे नहीं हैं, और ये बच्चे भी उसी लव अफेयर वाले के हैं। इसलिए मैंने ये कांड किया है। ये सब जब वो स्वीकार करता है, उसकी भाभी भी बयान देती है कि मेरे सामने ये मर्डर किए गए हैं। तो दोस्तों, ये मुकदमा अदालत सिविल में जो जिला अदालत में चलता है, जिला अदालत में जो जज हैं वो उसे फांसी की सजा मुकर्रर करते हैं। उसके बाद ये फैसला जो है हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में जो फैसला जाता है वो जो है वहाँ 20 अगस्त सन 1989 को जो है ये फैसला हाई कोर्ट में गया। 89 का मामला है ये, और 90 में ये फैसला हाई कोर्ट में होता है, और हाई कोर्ट भी इस सजा को बरकरार रखती है। फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 4 फरवरी 1994 को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाता है, और वो सुनने के बाद वो जज जो है वो इस सजा को बरकरार रखते हैं। और बरकरार रखने के बाद वो ये तारीख भी निश्चित करते हैं कि 20 अगस्त 1994 को इसको जो है फांसी की सजा पर, मतलब इसको जो है फांसी पर लटकाया जाएगा, और तब तक लटकाया जाएगा इसके जब तक प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते हैं। वो समय आ गया, और समय जब आया 20 अगस्त 1994 को जयपुर की सेंट्रल जेल में सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, और व्यवस्थाएं करने के बाद जो है उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। और जब फंदे पर लटकाया जाता है तो उसके जो है हाथ पैर बुरी तरह से फड़फड़ा रहे होते। चूक तीनों कोर्टों का आदेश होता है, चाहे हाथ फड़फड़ाओ अथवा चिल्लाओ अथवा रो, कोर्ट का तो आदेश का पालन होना ही था। और जो है ये इस तरह से ये कहानी का अंत हुआ। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान करना नहीं है। और ये कहानी जो सुनाई जा रही है, आप लोगों को सिर्फ जो है एक जागरूक करना होता है। जागरूकता में ये है कि देखिए, जो बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिन्होंने किया है उनके घर जाके देखो। अगर ये महिला अगर लव अफेयर में नहीं होती तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।